नमस्कार, वेलकम टू आवर शो द आर्ट ऑफ बिकमिंग। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे व्यक्ति जो कि एस्ट्रोलॉजर भी हैं, स्पिरिचुअल ओरेटर भी हैं और तंत्र साधक भी हैं। आइए हम मिलते हैं आदरणीय प्रभात सिंह जी से। Beyond who you are lies who you could be. Embrace the beautiful art of becoming. बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। सबसे पहले मैं आपकी इनिशियल लाइफ जर्नी के बारे में जानना चाहूँगी। इंजीनियरिंग की तरफ आप कैसे इंस्पायर्ड हुए? इंजीनियरिंग की तरफ इंस्पायर का मैं क्या कैसे बताऊं। देखिए, इंजीनियरिंग में मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। मेरे परिवार में लगभग सब डॉक्टर थे, लेकिन मेरी माता जी को एक इंजीनियर पैदा करना था कि नहीं, हमारे परिवार में सारे डॉक्टर हैं तो ये हमारा लड़का इंजीनियर बनेगा। इंटर के मिड तक मैंने जो है बायो लेके पढ़ा था। फिर मैं वहां पे, जैसे हमारे परिवार में सब डॉक्टर है, हम भी डॉक्टर ही बनने जा रहे थे, लेकिन मेरी माता रानी ने बड़ी जिद से मुझे जो है इंजीनियरिंग की तरफ धक्का दे दिया कि हमारा लड़का इंजीनियर बनेगा। यंग एज में आपकी रिलीजन, पूजा पाठ और स्पिरिचुअलिटी को लेके कैसी सोच थी? सोच का किस तरीके से बताया जाए, एक्चुअली सोच नहीं थी, हम सिर्फ फॉलोवर थे कि जैसे मेरे माता पिता पूजा कर रहे हैं तो हमने भी वो पूजा कर ली। और मेरी नानी ने अगर कुछ बताया, जैसे सबसे ज्यादा पूजा पाठ में हमारी नानी जी रहती थी, तो नानी को देख के हमने बहुत कुछ सीखे, क्योंकि ननिहाल हमारा लखनऊ गया था, हम लोग शुरू से लखनऊ में रहे हैं, तो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा वो हमारे ननिहाल का ही था। तो नानी पूजा पाठ कृष्ण भगवान की बहुत ज्यादा करती थी, तो स्टार्टिंग में कृष्ण भगवान में लगे रहे। फिर माता जी ने शुरू किया, माता जी दुर्गा माता की बहुत पुजारी थी, शुरू से ही आज तक है, तो उनको देखते गए कि पूजा पाठ, लेकिन पूजा पाठ कर रहे थे, मन करता था चीजों को लेके, स्टेप बाय स्टेप चीजें बताई जाती थी, करते थे, लेकिन ऐसा कोई अनुभव नहीं प्राप्त हो रहा था। लेकिन था कि कुछ में कुछ देखेंगे। अच्छा, ये आदत सिर्फ इसी चीज में नहीं थी हमारे अंदर, मुझे कुछ खोजने की आदत थी। मतलब पहले की ये जैसे छोटे छोटे रेडियो थे, तो रेडियो में स्पीकर से आवाज कैसे आ रही है, तो मैं कई रेडियो मैंने खराब कर दिए इसी रीजन से कि मतलब तोड़ दिए, लेकिन पता नहीं जिनके तोड़े उन्होंने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं। तो ये आदत बचपन से ही थी हमारे अंदर, मतलब खोजी विचार वाली। तो पूजा पाठ तो करते थे, लेकिन पूजा पाठ करते के सिखाया जो गया था वो करते थे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता था कर क्यों रहे हैं, कुछ भी क्लियर नहीं था उसमें। बहुत सारे क्वेश्चंस रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल थे। और क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला कोई नहीं था, उसमें भी काफी कुतर्क हुए मेरे बहुत सारे लोगों से। जैसा कि आपने कहा कि आपके पूजा पाठ को लेके बहुत फ्लॉड आर्ग्यूमेंट्स हुआ करते थे, तो वो टाइम कैसा था और उस टाइम पे ये सोच किसका रीजन क्या था? सोच का रीजन ये था कि जैसे मेरी नानी पूजा कर रही थी, तो नानी से मैंने पूजा किया कि नानी से मैंने जब पूछा कि आप जो पूजा कर रहे हो, आप माला जप रहे हो, उसका क्या मतलब है, मतलब इस माला जपने का क्या मतलब होता है, और कृष्ण भगवान को क्या आपने कभी देखा भी है कि आप फालतू की बकवास करती रहती हो, समझाती रहती हो, और ये जो भगवान है आपके कभी आपको दिखे भी हैं? तो नानी के पास कभी कोई ढंग का रिप्लाई होता नहीं था इन सब बातों का, तो वो सिर्फ बोलते कि जब बड़े हो जाओगे तो सीखोगे, बड़े हो जाओगे तो सीखोगे। लेकिन एक कुतर्क और हुआ था, उससे बहुत अच्छा आंसर मिला था, लेकिन वो समझ में आ जाया। जैसे मेरी नानी जी जो है वो आशाराम जी की बहुत बड़ी भक्त थी। अब जैसे आज आशाराम जी के बारे में अगर जानेंगे तो रेपिस्ट के नाम से जाने जाते हैं वो, ठीक है, लेकिन उस एक समय ऐसा हुआ करता कि आशाराम को भगवान मानते थे लोग, और हमने वो खुद सब एक सत्संग, हमने भी नानी के साथ में गया हूं वहां पे, तो नानी के साथ कई सत्संग देखे, लेकिन बस बैठे, क्योंकि नानी के साथ घूमने में मजा आती थी, क्योंकि नानी जब वहां से लेकर आती थी कुछ ना कुछ खिलौने दिलाती थी, तो नानी के साथ जाने में बड़ी मजा आती थी। इसी वजह से पूरा सत्संग देखते थे, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता था। धीरे धीरे बड़े हुए, कुतर्क चलते ही रहे इसी जगह, भगवान नहीं होते, गुरु बकवास हैं आपके, ये हैं वो, चलता रहा। फिर एक समय आया कि आशाराम जी जेल चले गए ठीक है, तो फिर मैंने नानी से पूछा कि ये देखिए यही आपके गुरु हैं, और मतलब वो तो रेपिस्ट निकले, और आप उनकी सुबह शाम पूजा करती, उनको भगवान के तरीके से मानती थी। तो उन्होंने मेरे को वर्ड बोला कि देखो प्रभात, आशाराम जी ने जो किया, जो उनके कर्मा थे, उसके कर्मा के हिसाब से उनको वो चीजें मिली, लेकिन उन्होंने जो मेरे को टू का टेबल सिखाया था, उससे मैं आज जो है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रही हूं। तो उनका कर्मा उनके साथ था, उन्होंने जो चीजें सिखाई वो कर्मा हमारे साथ है। जैसे आज भी लोग गुरु पे बहुत तर्क करते हैं इन सब चीजों को लेके, तो हमारा भी तर्क उन समय था, लेकिन उसका आंसर आज मिल पाया। जैसे आज अगर सदगुरु के बारे में भी लोग बात करें, सदगुरु के बारे में भी लोग बहुत सारा उल्टा सीधा बोलते हैं, या इवन किसी के गुरु के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, तो हमारा मैटर ये नहीं होना चाहिए उनकी पर्सनल लाइफ क्या है, पर्सनल लाइफ में वो क्या कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ में वो नॉनवेज खा रहे हैं कि बियर पी रहे हैं, उससे हमारा मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब ये होना चाहिए कि वो हमें क्या सिखा रहा है और हम कितना सीख पाए उन सब चीजों से। इसमें एक छोटा सा एग्जांपल और भी दे सकते हैं। एक हमारे टीचर थे, मैथमेटिक्स के टीचर थे, वो ड्रिंक करके ही पढ़ाते थे। अच्छा। हाँ,
लेकिन उनकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी थी और पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था। तो आज अगर मेरे को इंजीनियरिंग कह सकते हैं, इंजीनियरिंग में मैंने कुछ भी सीख पाया हूं तो वो उन्हीं की वजह से सीख पाया हूं, क्योंकि टीचर पढ़ाने में बहुत अच्छे थे। लेकिन मैं उनकी पर्सनल लाइफ में चला जाता कि अरे वो बंदा तो ड्रिंक करता है, तो मैं दिन भर उन्हीं को जज करता रहता, मैं आगे ना बढ़ पाता कभी भी। तो ये मेरा कुतर्क बहुत चला। फिर ऐसे कौन से एक्सपीरियंसेस, इंसिडेंट या इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन हुए जिसने आपकी थॉट चेंज की? ये कहानी थोड़ा काफी पहले जाएंगे अपने जीवन में। तो मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कह सकते हैं वो बड़ी नॉर्मल रही, औसत दर्जे की रही, बहुत ज्यादा कि मतलब और टॉप क्लास के स्टूडेंट ऐसा नहीं था, लेकिन ये है फिर भी अच्छे पढ़ने में थे। लेकिन मेरे चाचा का लड़का मेरे स्कूल में पढ़ता था, तो वो मुझसे बोलता था कि भैया मैंने साइंस की कॉपी में सारी चीजें लिखी हुई हैं, और जब मैं टीचर मीटिंग में जब मैं जाता था, वहां पहुंचता था तो वहां देखता था कॉपी ब्लैंक है, उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं। तो एक बार फैमिली में डिस्कशन हुआ कि भाई ये पढ़ता लिखता सही तरीके से है नहीं, तो क्या किया जाए इसके लिए। तो मेरी माताजी ने बोला कि कानपुर में एक पंडित जी हैं, एक बाबा जी हैं। अच्छा, बाबा जी में क्या है कि डॉक्टर कम जानने वाले होते हैं, बाबा जी हिंदुस्तान में सबके जानने वाले हैं, एक हर फैमिली में। तो जब वहां पहुंचे तो बाबा जी के पास तो एक भयंकर जमावड़ा लगा हुआ था, लोग बैठे हुए थे। तो उन्होंने बोला, तो हम लोग का भी नंबर आया वहां पे। जब नंबर आया तो बाबा जी ने बोला कि बेटा जा, ये पेन जो है लेकर जा और इस पेन से तुम लिखना वहां पे। तो जो मेरा भाई था उसने बोला कि मैं तो पढ़ता हूं नहीं सही से, मैं लिखूंगा कैसे। तो उन्होंने बोला कि तुम सिर्फ लेकर जाओ ये पेन, लिखूंगा मैं। तो होना वही था कि वो फेल हो गए लास्ट में, क्योंकि बाबा जी लिख तो पाए नहीं। अच्छा, वो इंसिडेंस बड़ा प्यारा था हमारे घर का कि हम सब लोग बैठे हुए थे, चाय पानी पी रहे थे। फिर वो पेपर लेकर आया क्योंकि फेल हो गया था, और पेपर उसने वहीं टेबल पे पटका और उसने बोला कि मम्मी जो है बाबा जी फेल हो गए, क्योंकि अगर मैं लिख रहा होता अपने पेन से तो हो सकता है 33% आ जाते, लेकिन चूंकि लिख रहे थे बाबा जी, इस वजह से वो फेल हो गए। अच्छा, मेरे माइंड ने ये चीजें उस समय दिमाग में डाल दी कि सच्चे फर्जी होती हैं, ये बाबा बूबी नाम का कोई चीज होती नहीं है। और मेरी पढ़ाई भी इन सब चीजों में चल रही थी, इसको कहीं लिखा नहीं, लेकिन माइंड में किताब होती है, इंसान लिख लेता है अपने अनुभव को। कुछ समय बीता, हम एयरटेल में जॉब कर रहे थे। एयरटेल में जॉब करने के लिए मेरी राहु की दशा चल रही थी। राहु में किसकी दशा चल रही थी ये मुझे याद नहीं है। तो उसमें पंडित जी आलमबाग में बैठते थे, लखनऊ में आलमबाग में बैठते थे। उन्होंने ये चीज बोली कि तो मेरी मम्मी से बोला कि अपने लड़के से बोल दो कि ये चने की दाल कबूतर को चढ़ा दे जाके। तो मैंने बोला, एक फर्जी की बकवास मुझसे मत किया करो, एक कबूतर को चने की दाल डालने से एक्सीडेंट कैसे रुक सकता है। और उन्होंने बोला कि नहीं, इस समय पे और इसको रीढ़ की हड्डी में चोट लगेगी, इसको शोल्डर कॉलर बोन इसकी क्रैक हो जाएगी और क्लॉटिंग बहुत भयंकर तरीके से होगी, ये भी हो सकता है खत्म हो जाए। तो मैंने उनकी बात को माना नहीं, ये सब कुछ नहीं होता, फालतू की नाटक है तुम लोगों के। क्योंकि शुरू से मैंने ये सब चीजें अपने घर में बहुत देखी कि कभी ये कर लो, कभी वो कर लो। तो ना मेरा एस्ट्रोलॉजी की तरफ कोई ऐसा रुझान था और ना मेरे को इस तंत्र विद्या में कोई रुझान था, क्योंकि एक इंसिडेंट मैं आपको बता ही चुका बाबा वाला, इतना क्योंकि इतने बेवकूफ बनाते हैं लोग वहां पे। तो हुआ वो कि जिस समय उन्होंने बोला था, जैसे जैसे बोला था, मेरा एक्सीडेंट वैसे ही हुआ, बल्कि मैं हेलमेट लगाकर खड़ा हुआ था एक जगह, और एक जो डाले वाला आया उसने वो मेरे को मतलब एक्सीडेंट मेरा करके चला गया। और सच में मुझे 15 दिन तक कुछ याद नहीं था, और हेलमेट भी इस तरीके से चिपका हुआ था कि हेलमेट ना होता तो पक्का हम यहाँ पे बैठे भी ना होते, जो आज आपसे हमारी बातचीत हो रही है। लेकिन जब बेड पे लेटे हुए थे लगभग 15 दिन सच में मुझे कुछ नहीं आता, कोई मतलब मैं नॉर्मल बातचीत कर रहा था, लेकिन मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि कौन मुझसे कैसे मिलने आया, कैसे क्या हुआ। अब ये हुआ कि जब रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी, पट्टी वट्टी बांधकर लेटे हुए थे, लेकिन मेरा माइंड ये सोचने को मजबूर था कि एक 100 रुपए देने वाला पंडित ये कैसे बता सकता है कि इस चीज पे घटना होगी। बैकग्राउंड इंजीनियरिंग कर रहा है, खोजी प्रवृत्ति के शुरू से रहे हैं। एक जो वो समय होता था जो चुंबक चिपकाकर जो केबल कनेक्शन कैच करा लेते थे, उस टाइम की जनरेशन है हमारी। तो खोजी प्रवृत्ति के शुरू से रहे, तो ये दिमाग खोज रहा था चीजों को, लेटे लेटे कुछ कर सकते नहीं थे, तो एस्ट्रोलॉजी की किताब पढ़ना धीरे धीरे शुरू करी। हाँ, शुरू करी तैयारी, ये 2009-10 के आसपास की घटना है। अब तैयारी करते करते 6 साल बीत गए, तो ये रुझान जो बढ़ा ये इस तरफ से बढ़ा हमारा। फिर जब इसमें आगे बढ़ गए, काफी बोरियत फील होने लग गई कि एस्ट्रोलॉजी में सीख लिया, कुछ नया क्या किया जाए। तो एस्ट्रोलॉजी ने ही मेरे को तंत्र की तरफ इंटरेस्ट दिलाया। फिर तंत्र में भी काफी अनुभव है हमारे कि तंत्र में क्या क्या घटनाएं हुई हैं हमारे साथ। एस्ट्रोलॉजी से आप तंत्र की तरफ फिर आगे कैसे बढ़े? देखिए, एस्ट्रोलॉजी की बात कर ले, तंत्र की बात कर ले, ये सारी सिर्फ ऊर्जाओं की बातें करते हैं, ऊर्जाओं तत्वों की बात करते हैं। लेकिन तंत्र का जो पहला इंटरेस्ट था, जो हर किसी के अंदर है, क्यूरियोसिटी होती है। क्यूरियोसिटी होती है हर किसी को। तंत्र 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 नाम सुनने में बड़ा अच्छा होता है। तो एक गुप्त नवरात्रि पड़ी, एक समय पे गुप्त नवरात्रि पड़ी। मैं यूट्यूब से देख के साधना कर रहा था,
कि सब लोग यूट्यूब से देख के करते हैं स्टार्टिंग में, तो उसमें माँ मातंगई की एक साधना थी। माँ मातंगई के बारे में आप लोगों को पता है? माता सरस्वती का तंत्र रूप में अगर बात करेंगे तो माता मातंगई कही जाती हैं। सेम माता सरस्वती हैं, लेकिन वो जब ग्रीन कलर से आप उनको देखेंगे तो वो माँ मातंगई हैं। तो मैं उनकी साधना कर रहा था, मैंने अपने मम्मी पापा से बोला था कमरे में मत आना, क्योंकि वो बहुत टफ साधना थी। 108 माला करनी होती थी आपको, एक माला को 108 बार, तो लगभग 5 से 6 घंटे लग जाते थे, मतलब आपको माला करते करते। एक मंत्र था, उसको कर रहा था, तो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन ऐसा कोई अनुभव प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन चूंकि संकल्प ले चुके थे 9 दिन का, तो संकल्प से हटना नहीं था। तो जो गुरुजी थे, जो यूट्यूब पे थे, उनसे मेरी पर्सनल बात भी होती थी, तो उन्होंने बोला था कि अगर कुछ अनुभव प्राप्त हो या कुछ तुमको ऐसा लगे तो आंखें मत खोलना, बस ये मेरी शर्त है, आंखें मत खोलना तुम अपनी, क्योंकि आंखें खोलने के बाद हम तुम्हें बचा नहीं पाएंगे, तुमसे बहुत दूर है हम यहाँ पे। मेरा ही घर था, मुझे पता है मेरे घर में कितने कमरे हैं, मेरे घर में कौन आ सकता है, ये सारी चीजें मुझे 100% पता थी कि यहाँ इतना ही मैक्सिमम हो सकता है। मम्मी पापा को मना किया था कि रूम में मत आना, क्योंकि डोर लॉक नहीं किया था, क्योंकि मेरे कमरे में ही फ्रिज रखा हुआ था, क्योंकि पानी पीने वो लोग आते रहते थे। मैंने बोला पानी की बोतल जितनी रखनी हो रख लो। चौथा दिन था नवरात्रि का, मैंने आंखें बंद करके मैं जो है जप कर रहा था। जप करते करते मुझे लगा चूहा मेरे बगल से निकल गया है। अच्छा। एक मोटा सा चूहा मेरे बगल से निकल गया है। लेकिन आज देखिए, चूहा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब तंत्र मार्ग में चूहा बगल से निकलता है आंख बंद करके और रात में 3 बज रहे हो, तो वो सर्दियों में भी पसीना छूट जाता है बुरी तरीके से। फिर गुरुजी ने बोला था कि जो है आंखें नहीं खोलना। हमने आंखें नहीं खोली, मैं अपना मंत्र आगे करता गया, बढ़ाता गया, बढ़ाता गया। थोड़ी देर बाद ऐसा लगा कि किसी ने बोतल एक फोड़ दी मेरे बगल में आके, तो ये एकदम पसीना पसीना हो गया था। ये समझ में आ गया तो कुछ गेम शुरू हो चुका है हमारे आसपास। दूसरे दिन मैंने गुरुजी को फोन करके बताया कि गुरुजी ऐसे ऐसी चीजें हुई हैं, तो मतलब क्या करना है, कंटिन्यू करना है कि नहीं, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि मेरा पहला अनुभव है। तो उन्होंने बोला कि इतने अनुभव के बाद भी तुम मुझसे बात कर रहे हो, तो तुम तंत्र में बहुत आगे जाओगे। तीसरा अनुभव उसी रात को था। उन्होंने बोला बस तुमको आंखें नहीं खोलनी है और अपने संकल्प को पूरा कर लेना। ये वाक सिद्धि का होता है। एक वाक सिद्धि के लिए, वाक सिद्धि का मतलब जो आप बोलेंगे वो हो जाएगा, लेकिन ग्लास में थोड़ा ही पानी होता है। जितनी सिद्धियां आप खर्च करेंगे वो खत्म हो जाएगी, दोबारा फिर सिद्धि करनी पड़ेगी आपको। 5वां या 6ठा दिन था, मैं आंख बंद करके बैठा हुआ था। उसमें क्या हुआ कि मैं मंत्र कर रहा था, अब ना कोई बोतल फोड़ रहा है, ना कोई चूहा निकल रहा है, लेकिन एक सांप मेरे सीने पे घूम रहा है बिल्कुल। और सांप सामने दिखना एक अलग मुद्दा हो जाता है, जब सीने में घूम रहा होता है तो उस समय ऐसा लगता है कि हम खत्म हो चुके हैं। जितनी आत्मा है, इसको आप सूक्ष्म आत्मा कह लीजिए या कितनी आत्माएं कह लीजिए, वो निकल चुकी होती शरीर से। तो बड़ी हिम्मत करके मैंने किया, लेकिन वो जो हिम्मत का समय था वो निकाला मैंने 9 दिन वहां पे। और जब ये मेरी क्या कहते हैं कि 9 दिन मेरे पूरे हो गए, तब मैंने उनको फोन किया, चीजें उन्होंने बताई। तब उन्होंने एक आशीर्वाद के तौर पे मुझे बताया कि तुम बहुत आगे जाओगे। फिर अब वो तो यूट्यूब वाले गुरु थे, उन्होंने ये हुआ, लेकिन काफी जब चीजें उनके आगे बैठी तो उन्होंने फिर अलग अलग शर्तें बोली, शमशान में यहाँ आना है, वहां आना। लेकिन हम शौकिया तौर पर मैंने चीजें सीखी थी, शमशान में हम नहीं जा सकते थे वहां पर। फिर धीरे धीरे आगे बढ़े, फिर एक दूसरे गुरु मिले, तो उन्होंने पहले माँ मातंगई की साधना हमने करी थी, फिर माता बगलामुखी की साधना हमने करी। माता बगलामुखी की साधना भी 3 महीने तक लगातार करनी थी। तो उसमें ये था कि गलती से आप नॉनवेज मत खा लीजिएगा, क्योंकि माता बगलामुखी की साधना आपको करनी थी सात्विक भाव से, क्योंकि वो तामसिक भाव से भी साधना होती थी, सात्विक भाव से करनी थी। 3 महीने करनी थी, 3 महीने में से 2 दिन बचे हुए थे और लॉकडाउन की स्थिति थी वहां पे। लॉकडाउन, और मेरे ऑफिस वहां पे ओपन था। तो मैं जब ऑफिस पहुंचा हूं, तो ऑफिस पहुंचने पे तो मेरे चपरासी ने क्या किया था, उसने बोला सर केक खाएंगे? तो मैंने कहा खिला दो भाई, क्योंकि खाने पीने में मस्त रहते हैं, जो खिला दो खा लेंगे। केक जैसे मैंने मुंह में रखा तो उसके बाद तुरंत एकदम ध्यान आया कि ऐसा तो नहीं था कि उसमें एग मिक्स था। तो पूरा जितना थूक सकते थे थूक लिया, वहां पे कुल्ला भी कर लिया। फिर मैंने केक को देखा, केक में एग था। अब ये सोचिए कि जिसने 3 महीने साधना कर ली उसकी क्या हालत रहती है वहां पे। बार बार यही जब माता जो सजा देनी हो दे लो, जो सजा देनी हो दे लो, लेकिन मेरी सिद्धियां खराब मत करना प्लीज। सिद्धियों का मतलब समझ चुके थे। मैं ये नहीं बता सकता आपको कि सिद्धि प्राप्त होने के बाद क्या होता है, ये चीजें थोड़ी गुप्त होती हैं। तो माँ बगलामुखी की साधना में वही 2 दिन बचे, तो मैं यही जपते जाता, माता जो सजा देनी हो, मेरा एक्सीडेंट करा दो, जो तुम्हें कराना हो करा दो, लेकिन मेरी सिद्धि खराब मत करना। क्योंकि 3 महीने एक साधक समझ सकता है उसके 3 महीने कैसे निकले होते हैं। मैं घर जा रहा था, ऐसी जगह पे एक बरैया नाम से, आपको पता होगा, एक येलो कलर की जो होती है, कई लोग मधुमक्खी, कई लोग उसको ततैया कहते हैं, कई लोग बरैया कहते हैं। तो वो हेलमेट में मेरे घुस गई आके, और उसने मुझे जब काटा है, मेरा पूरा मुंह सूज गया था। और मैंने उसको हटाया नहीं चेहरे से कि तुम्हें जितना काटना है काट लो। मैं उसको मां समझ रहा था कि ये माता बगलामुखी है, तो मैं जो सजा देनी हो दे लो। और जैसे मेरी ये क्या कहते हैं कि
3 महीने की पूरी साधना पूरी हुई तो मेरे को सपना आया, उसमें माँ बगलामुखी का जो फेस दिखाया जाता है वो बिल्कुल सामने त्रिशूल लेके चल रही थी और पूरी येलो कलर की उनकी सेना उनके पीछे थी और उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा मंत्र सिद्ध हुआ। इसी तरीके से माँ मतंगई का मैंने आपको बताया था, तो माँ मतंगई का उसमें भी पहाड़ों के बीच में, जैसे आप लोग वैष्णो देवी गए होंगे, तो वैष्णो देवी गए होंगे तो आपने अर्धकुमारी के दर्शन किए होंगे। अर्धकुमारी में छोटी सी गुफा होती है, तो उस तरह की गुफा दिखी थी, उसी त्रिशूल से माता जो है उस मंत्र को लिख रही थी जो मैं पढ़ रहा था इतने दिनों तक। ऐसी ही एक मेरा आगे का अनुभव है माता काली का, वो बहुत ज्यादा इंटेंस है। एक साधना हमने और करी थी जो सबसे टफ साधना कही जाती है, माता काली की साधना, जिसने मुझे जिसको कहा जाता है कि तंत्र मार्ग ने मुझे स्वीकार किया। यहाँ पे काली माता में मुझे कहीं ना कहीं एक प्यार तो दिखता था। नॉनवेज खाने के बड़े शौकीन हुआ करते थे बचपन में, क्योंकि पता था नहीं, क्योंकि मुझे पहले जो घर में अगर बकरा बंधा हो और किसी के घर में अगर बकरा बंधा हो मुझे लगता है सब्जी है, तो मैं पापा से बोलता था कि यार उसके पैर काट के ले आओ ना, वो बंधा तो वहां पर है ही है। क्योंकि घर में अगर पूरी फैमिली नॉन वेजिटेरियन हो तो ये सजीव लगता ही नहीं कि बकरा सजीव ना भी है। तो उसमें हुआ ये कि मैं काली माता की साधना कर रहा था। काली माता की साधना वो 108 दिनों की साधना थी, टफ साधना थी। उसमें आपको बिल्कुल दिगंबर होकर घर पे बैठना होता है, कमरे के अंदर काले शॉल पर बैठना होता है, बलि देनी होती, बलि में नींबू की बलि दी जाती है। प्रॉपर जिस तरीके से गुरु ने बताया था मैंने उसी तरीके से साधना करी। उसमें भी कहानी कुछ ऐसी थी कि 107 या 106 दिन हुए थे मुझे। तो ये अनुभव मुझे साधना पूरे होने से पहले ही हो गया था। 106 दिन में रात में सो रहा था, उस समय सिचुएशन ये थी, हम बहुत डरे सहमे में रहते थे। डरे सहमे में ऐसा नहीं मतलब देख के तो मतलब मेरे को आदमी कहेगा ये बाहुबली टाइप का इंसान, लेकिन अंदर से मैं बहुत डरा हुआ था हर किसी चीज को लेके कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, और घर छोड़ के तुम यहाँ बैठे हुए हो, ये सब चीजें कैसे होंगी, बहुत मंथन चलता रहता था दिमाग में। तो हुआ ये, मुझे फिर रात में एक सपना आया और मैं एक झोपड़पट्टी में बैठा हुआ था। एक खाट आपने देखी होगी कि अगर आप गांव में जाएंगे, अब तो शहरों में नहीं दिखती उस तरह की खाट, अब तो अमेज़न पे सब बढ़िया वाली खाट आती हैं, वरना वो जो उसको क्या कहते हैं, उर्दावन कहते हैं, ये कुछ कहा जाता है, वो वाली खाट होती थी। उस पर बैठे हुए थे और एक जस्ट बगल में एक लेडी बैठी हुई थी। क्योंकि मैं बहुत छोटा था, मैं एक बौना कह सकते हैं मुझे, इतना छोटा बच्चा था। इस तरीके का बच्चा, एक गंधौड़ा बच्चा, मतलब समझिए गांव में खेलने टाइप वाला बच्चा कि पूरा मिट्टी से लिपटा हुआ, इस तरीके का बच्चा था मैं। और एक बगल में एक लेडी बैठी थी, मैं उनकी पहली उंगली को ऐसे पकड़ा हुआ था और उंगली उनकी काफी बड़ी थी, तो मैं इस तरीके से उनकी उंगली को पकड़े हुआ था। और अब वो बड़ी थी छोटी थी मुझे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ रहा था। तो मैं बैठा था तो वो ऐसे मेरे को लेकर बाहर चली गई, जैसे माँ लेकर जाती है बाहर खिलाने के लिए। तो मुझे बाहर लेकर गई, तो उन्होंने पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा कि तुम्हें कोई दिख रहा है यहाँ पे? तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे कोई नहीं दिख रहा है। तो वो दृश्य कुछ इस तरीके का था कि जब आप गांव में जाइए तो खेत है, जब पूरे पाट दिए जाते हैं, पूरा सूखा खेत होता है, दूर दूर तक सिर्फ सूरज दिखता है और कुछ दिखता नहीं है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि दूर दूर तक देख लो, तुम अपने चारों तरफ देख लो, कहीं तुम्हें कुछ दूर तक दिख रहा है कहीं तुम्हें? तो मैंने कहा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। तो 2-3 बार उन्होंने क्वेश्चन मुझसे पूछा कि तुम्हें कुछ दिख रहा है, तुम देखो सही तरीके से देखो। तो मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो उन्होंने बोला फिर मेरी तरफ देखो। तो जब मैंने उनकी तरफ देखा तो एक भव्य माँ थी, माँ काली, और उनकी पूरी जीभ, मतलब भयंकर तरीके की उनकी जीभ दिखी, लेकिन मुझे 1% भी उनसे डर नहीं लगा। एक होता है कि मतलब माँ काली को देख ली तो डर लगे, वो रूप उनका माँ काली का ही था, लेकिन उनसे डर नहीं लग रहा था मुझे। तो फिर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि तुम्हें कोई दिख रहा है? तो मैंने कहा कि मुझे सिर्फ आप दिख रहे हो और कोई नहीं दिख रहा है। तो बोले कि जब मैं ही तुम्हें सिर्फ दिख रही हूँ, संसार में कोई है ही नहीं, तो तुम डरते किससे हो? तो मैं तो हूं तुम्हारे पास हमेशा। ये बात तो एक थी। इसके साथ साथ जो रूप देखा, वो जिस माँ ने मुझे पैदा किया वही रूप था। अच्छा। कि ये समझ ली कि एकदम, अगर मेरी माता जी को आप देखेंगे सूक्ष्म काली है, मेरे पिताजी बिल्कुल एकदम गोरे चिट्टे, मेरी मां एकदम सूक्ष्म काली। तो प्रॉपर दृश्य, इससे पहले जो मुझे अनुभव हुए थे, जो सपने आए थे, उसमें माता का रूप नहीं दिखा था मुझे उस तरीके से। अब जब माता का रूप देखा, वो मेरी ही, जिस मां ने मुझे पैदा किया वही माँ काली बन के उन्होंने मेरे को ये दर्शन दिए। फिर उसके बाद जब भी सपना आता है, जब सिद्धि प्राप्त होती है, तो चीजें आपकी जीवन में धीरे धीरे सॉल्व होने लगती है। जिस चीज से आप परेशान होते हैं उसका रास्ता मिलने लगता है आपको कहीं ना कहीं आके। जैसा कि तंत्र को बहुत डिफिकल्ट और मिस्टीरियस माना जाता है, तो आपने चैलेंजेस भी कई फेस किए होंगे, वो क्या थे? चैलेंजेस जैसे मैंने आपको अपनी 3 साधनाएं बताई। सबसे बड़े चैलेंजेस तो यही आते हैं कि आपको इस सामाजिक लाइफ से हटकर जीना होता है। आप उसी रात में दोस्तों के साथ पार्टी भी कर सकते हैं वहां पर जाके, लेकिन आप उसको छोड़ के 108 दिनों की साधना कर रहे हैं।
अब 108 दिन की साधना जब आपको करनी होती तो पार्टी में नहीं जाना होता, कहीं खाना पीना नहीं होता, तो 108 दिन ऐसे देखने के लिए तो बहुत कम दिन है, लेकिन जब आप साधना कर रहे हो तो एक एक दिन बहुत भारी होता है। बहुत सारे ऑफर्स आ जाते हैं आपके पास कि यहाँ घूमने चलना है, ये करना है, बॉस आपसे ये बोल देगा कि आपको स्विट्जरलैंड भेज रहे हैं हम, ठीक है। तो जब ये चीजें आती है, पहले तो ये सब चीजें मानसिक होती हैं, मतलब मन में आपके ये डाल देंगे यार यार छोड़ो यार, इन सब चीजों से क्या होता है, इसको छोड़ के एंजॉय करते हैं बाहर। तंत्र साधना में क्या है कि ये तो मानसिक चीजें हो गई। तंत्र साधना में आपको कमिटमेंट कराया जाता है आपसे, कि जैसे मैं अपने गुरु की बात बताऊं कि जब उन्होंने मेरे से चीज बोली थी कि मुझे 2 दिन पहले मुझसे बोला, सारी तैयारियां करवा दी थी उन्होंने, हमारी दीक्षा होने वाली, सारी तैयारियां हो गई, 2 दिन पहले उन्होंने मुझसे बोला कि प्रभात रहने दो, अच्छी खासी नौकरी कर रहे हो, बच्चे हैं, वाइफ हैं, अच्छा जीवन जी रहे हो, छोड़ दो ये रास्ता, इस रास्ते में आने की जरूरत नहीं है, जैसे एंजॉय कर रहे हो अपना एंजॉय करो, क्योंकि इस रास्ते पे आने के बाद ये है कि एक धारी तलवार है, वापसी नहीं है तुम्हारी कोई। और अगर तुमको जो चीजें सिखाएंगे अगर तुमने नहीं करी तो तुम तो बर्बाद होगे, हम भी होंगे, क्योंकि मेरे तत्व हैं अब तुम्हारे पास यहाँ पर। और बोले कि मतलब तुम्हें करना ही करना होगा, और ये भी हो सकता है कि परेशानियां अभी कम है तुम्हारे जीवन में, इससे लाख गुनी ज्यादा आ जाए, 1 साल तक बहुत परेशान रहोगे, क्योंकि एक टेस्ट होता है एक तरीके का, ये समझिए कि रैगिंग होती है तंत्र में एक भयंकर तरीके की। तो लेकिन क्यूरियोसिटी होती है कि, तो फिर उन्होंने बोला कि एक काम करो, गुवाहाटी में, हम लोग माता कामाख्या में थे, बोले गुवाहाटी में कोई बढ़िया सा पब चूज करो, हम और मेरे बॉस साथ में, हम लोगों की दीक्षा हुई थी, तो बोले कि जाओ जाके एंजॉय कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने बोला नहीं, अपनी फेयरवेल हम करके आए हैं, हमें अब जरूरत नहीं है इन सब चीजों की। अब जब दीक्षा हुई, दीक्षा होने का पहले तो मजा बहुत आती है कि हाँ ठीक है ये हो गया, क्यूरियोसिटी सारी सॉल्व हो गई। अब जब प्रैक्टिस शुरू करी तो दूसरा बेबी के बारे में, जैसे मैंने काफी पहले आपसे एक बार डिस्कस किया था, तो प्लासेंटा प्रीविया मेरी वाइफ को हो गया, और मुझे पूरा उनको मैनेज करना था किसी तरीके से, मतलब बेड को हम टेढ़ा करके रखते थे किसी तरीके से कि वाइफ पूरी तरीके से सेफ रहे, पूरा कैमरा घर में लगवा के रखा था। इसके साथ साथ मुझे अपनी साधनाएं भी करनी थी। लाइफ में सिचुएशन इस तरीके की हो जाती है कि सब करने का मौका मिल जाएगा, लेकिन साधना ब्रेक करानी होती है उसको, कि देखिए देवी नहीं चाहती कि आप इस लाइन में आए, वो नहीं चाहती कि आप जो है श्री यंत्र का सारा औरा पार करके बीचों बीच मिड में आए। तो बीच में रोकने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। तो जैसे कुल्हाड़ी की कहानी भी आप लोगों ने सुनी होगी, पहले सोने की कुल्हाड़ी, चांदी की कुल्हाड़ी, छोटी छोटी कुल्हाड़ियां दी जाती है कि यहीं से वापस हो जाओ। तो कभी कभी छोटे मोटे तकलीफें दी जाती है, कभी कोई आशीर्वाद दे दिया जाएगा कि आपके साथ प्लस में हो गया यार, कि ठीक है माला नहीं करेंगे या जो चीजें बताई गई वो नहीं करेंगे और हम सब कुछ कर लेंगे यहाँ पर। तो ये हुआ। फिर जब मेरी वाइफ एडमिट हुई हॉस्पिटल में, तो अब हॉस्पिटल में मुझे वहां पर रहना ही रहना है, और मेरा एक बिजनेस भी चलता था ईशा लाइफ का, उसको भी मेंटेन करना ही करना होता था। तो अब हम माला करें कब? तो जब मैं देखता था कि मेरी वाइफ थोड़ा सा सो गई, तब मैं बैठ के वहां माला करने लगता था हॉस्पिटल में बैठ के। एक बार तो ऐसा हुआ, मैंने पार्क में बैठ के माला करी है कि मेरे नियम नहीं टूटने चाहिए, मेरी संध्याएं नहीं टूटनी चाहिए किसी तरीके से। तो ये चीजें थोड़ी टफ हो जाती हैं सामाजिक लाइफ को लेके। फिर ये मना हो जाता है कि आप किसी के घर खा नहीं सकते, आप किसी के घर पानी नहीं पी सकते, शादी बारात में नहीं जा सकते, दोस्तों के पास नहीं जा सकते आप। तो अब एक इंजीनियर लड़का है जिसने बढ़िया से पार्टी की हुई है, ठीक है, वो जब ये छोड़कर वहां पर जाता है, तो स्टार्टिंग में जो आपका एक माहौल बनता है, ये नौटंकी शुरू कर दी इन्होंने, ये बन गए बहुत बड़े नौटंकीबाज। बाद में धीरे धीरे लोग आपको फॉलो करना शुरू करते हैं जब आप उसी चीज में लगे रहते हैं। देखिए शुरुआती दौर में, कि बल्कि बाहर वाले के आपको घर वाले भी यही बोलेंगे कि अगर आप पूजा पाठ करें, ऐसा मतलब सबसे फ्री व्यक्ति हैं आप। इसका मतलब ये नहीं होता उनकी नजर में कि आप सारे कामों के बाद पूजा का टाइम निकाल रहे हैं, लेकिन ये समाज ये कहता है कि अगर आप ज्यादा पूजा पाठ कर रहे हो तो इसका मतलब बिल्कुल फ्री आदमी है, तभी पूजा पाठ आप ज्यादा करते हैं। तो चैलेंजेस आते हैं, नो डाउट चैलेंजेस आते हैं, चैलेंज आते रहते हैं। जब तक आप प्रॉपर सिद्धि तक नहीं पहुंचते, चैलेंजेस आते रहते हैं। एजुकेशन और साइंटिफिक अप्रोच ने आपकी तंत्र को समझने में कोई हेल्प की? समझने की हेल्प क्या की? अगर हो सकता है कि मेरी माता जी ने अगर मेरे को इंजीनियरिंग लाइन में ना भेजा होता तो तंत्र तक हम पहुंचते ही नहीं। तंत्र और यंत्र कोई बहुत ज्यादा अलग चीज नहीं है। यंत्र में यांत्रिक कहा जाता है जैसे इंजीनियर, तंत्र में इसी को पूजा पद्धति से आगे बढ़ना कहा जाता है। जो हम लोग डेली पूजा पाठ में कर रहे हैं, हम लोग फूल चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं, अगरबत्ती चढ़ाते हैं, ये भी एक तरीके का तंत्र ही कर रहे हैं हम, लेकिन हम इसके पीछे जागरूक नहीं है। हम 5 तत्वों को कनेक्ट करते हैं वहां पे। जो धूप होती है वायु तत्व होता है, दिया जाता है अग्नि तत्व होता है, और जो प्रसाद चढ़ाते हैं ये पृथ्वी तत्व होता है हमारा। इसी तरीके तत्व कनेक्टिविटी डेली हो रही है। अब बात यहां पर आ जाती है कि हमारे इंजीनियरिंग और हमारा तंत्र मार्ग, ये दोनों कॉमन कहां से है, मतलब इसकी हमें प्रेरणा कहां से मिलती है इन सब चीजों में जाने की।
तो इंजीनियरिंग में हम लोग को सर्किट सिखाए जाते थे कि इस सर्किट्स को ऐसे यहाँ पे करेंगे तो ये काम होगा, यहाँ इस सर्किट को यहाँ से ऐसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर लाइट जलेगी। तो जो मेरा क्या कहते हैं प्रारंभिक दीक्षा हुई, उसमें ये चीजें दिखी कि अगर हमसे ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व नहीं हो रही है तो हम वहां तक नहीं पहुंचे हैं। तो तंत्र में भी यही है, तंत्र में जो चीजें हमें सिखाई जाती हैं, जो सर्किट्स हमें सिखाए जाते हैं बनाने के लिए, या जो मुद्राएं हमें सिखाई जाती हैं कि जो मुद्राएं हमें करनी है, उन मुद्राओं से हम कहीं पहुंचते हैं और वो बल्ब कहीं जलता है लाइटमेंट का। तो जो लाइट जलती तब, क्योंकि जैसे मैं अपनी बात आपको शुरू से मैं बता रहा हूं कि मैं अनुभव पर ही भरोसा करता हूं, मैं दूसरे की बात पर भरोसा नहीं करता। तो जब तंत्र में ये चीजें दिखाई गई और वहां पे अनुभव हमें हुए, एक अनुभव ये भी बता सकता हूं, उसमें मैं पूरी तरीके से नहीं बता सकता, थोड़ा उसका एक पार्ट बता सकता हूं मैं आपको, कि जब मेरी माता रानी की दीक्षा हुई यहाँ पर, ये श्री विद्या की दीक्षा है फिलहाल तंत्र मार्ग में, ये मैं आपको बता दूं क्योंकि शायद ये अभी डिस्कस नहीं हुआ, आप लोग सही बता देता हूँ। ये श्री विद्या का तंत्र, श्री विद्या तांत्रिक मार्ग है ये। तो श्री विद्या में हम आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें भी अनुभव होते हैं आपको स्टार्टिंग में कि आपकी सिद्धि वहां पर हुई या नहीं हुई है। सिद्धि के समय ये हुआ कि कुछ घटनाएं मेरे साथ ऐसी हुई कि अच्छा बात आ जाती कि सपने तो बहुत सारे होते हैं। कई लोगों को सदगुरु के सपने भी आते हैं, कई लोगों को कहना नहीं चाहिए सॉरी कि मतलब कि सनी लियोन के सपने भी बहुत सारे लोगों को आ जाते हैं। तो हम जिस माहौल में जी रहे हैं वैसे सपने आते हैं। तो एक कॉमन चीज भी हो जाती है कि भाई ठीक है, आप दिन भर पूजा कर रहे हो, आपको सपने आ गए। यहां पर सपने और इस सपने में अंतर होता है। सपने में अंतर ये होता है कि ये जागृत सपना होता है। नॉर्मल सपना और जागृत सपने में अंतर होता है। नॉर्मल सपना ये कि आपने आंखें बंद करी, आपको एक सपना आने लग गया। जागृत सपना ये होता है कि सपने में सपना होता है, उसके अंदर एक सपना होता है कि आपका शरीर यहां पर सो रहा है। ये आपको पूर्णतया अनुभव है कि आपका शरीर सो रहा है और आपके आसपास एक घटना घट रही है। देवी की जिसकी आप सेवा कर रहे हैं, जिसको मंत्र है, वो आपको वहां से उठाकर ले जाती हैं कहीं, वो ले जाती हैं और एक देवी आपको प्रोटेक्ट कर रही होती है, आपको पूरा हक करके कि हम कुछ होने नहीं देंगे। क्योंकि जिस समय आप सिद्धि के आसपास होते हैं उस समय आपको बहुत सारी शक्तियां नेगेटिव करने के लिए लगती हैं कि मतलब इनको सिद्धि प्राप्त ना हो। तो देवी और ईष्ट आपको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं उस समय। तब लास्ट में एक मंत्र देवी देती हैं आपको, एक गुरु तो आपको देते ही देते हैं मंत्र, जो इष्ट मंत्र देते हैं। देवी सपने में एक कान में आपके मंत्र फूंकती हैं वहां पर और एक दृश्य दिखाती हैं आपको कि आप वहां पहुंचिए, मैं वहां पर हूं। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। एक दृश्य उन्होंने दिखाया कि ऐसी ऐसी जगह ये है। वो जगह माता कामाख्या में 9 बार गया था, उससे पहले मैंने नहीं देखी थी कभी। तो मैंने अपने गुरुजी को फोन किया कि गुरुजी ऐसा ऐसा हुआ। तो उन्होंने बोला कि शांत रहो, बिल्कुल मतलब मुंह से कुछ मत बोलना, और मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ, यहाँ आओगे तब बात होगी। जब मैं वहां पर गया तो मैंने वो चीजें बताई तो उन्होंने बोला मंदिर में बात करेंगे, घर पे बात नहीं करेंगे। मंदिर में बात करी तो उन्होंने बोला कि कौन सी जगह देखी थी तुमने। अच्छा वहां पर क्या पैम्पर नहीं होता है कि आपको कुछ भी नहीं, कि आपने कुछ भी कह दिया तो अच्छा बेटा ये कहा होगा। उन्होंने बोला कौन सी जगह देखी तुमने यहाँ पर। तो मैंने बोला गुरुजी देखिए मैंने माता कामाख्या ही देखा था, लेकिन यहाँ पे ऐसी वो कोई जगह नहीं है। मैं मंदिर में ही बैठा हुआ था उस समय। तो मुझसे बोले देखो अपने चारों तरफ देखो, कहीं पर कहीं तुम्हें कुछ दिख रहा है यहाँ कुछ, मतलब ऐसा कुछ मंदिर था। मैंने कहा नहीं गुरुजी। तो कहने कैसे कह सकते हो कि माता कामाख्या का मंदिर था। मैंने कहा मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था, इंट्यूशन ऐसा आ रहा था, मतलब मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ कि भाई कैसी क्या चीज थी। तो वो परेशान करते हैं थोड़ी देर स्टार्टिंग में। तो बोला कि ये सीधे चले जाओ यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे जाना, यहाँ मुड़ जाना, यहाँ मुड़ जाना। वो मैं और मेरे सर साथ में थे, वो बोला कि इनको मत बताना, ये सीधे यहाँ चलते चले जाओ यहाँ पर, और बस यहाँ पे ऐसा मंदिर होगा उसको देख लेना, दर्शन करके चले आओ, आशीर्वाद लेकर वहां पर आओ। तो मैंने कहा ठीक है। मैं वहां पर गया, मंदिर नहीं मिल पा रहा था जो मैं ढूंढ रहा था। एक दो लोगों से पूछा ये मंदिर है, उन्होंने बोला हाँ ये मंदिर है, ये मंदिर है, ऐसे चले जाओ वैसे जाओ। वो मंदिर थोड़ा सा डाउन में था, वो मैं 1000 बार भी जाता माता कामाख्या तो वो मंदिर नहीं देख सकता था अगर मुझको गुरुजी ना बताते वो। मैं वहां पर गया हूं, जाने के बाद उस तरह का छत्र दिख गया जो मुझे दिखा था वहां पे, जहां पे हवन हो रहा था, इस तरह का एक छत्र दिख गया वहां। छत्र तो दिखा लेकिन जो मेन दर्शन होने थे वो नहीं हुए। वहां पर एक दरवाजा बंद था, उसके आगे एक ताला बंद था ऐसे। तो मैं वहां से मुड़कर आ रहा था कि ठीक है, छत्र तक दिखा और आगे नहीं दिखा। मुड़ ही रहे थे तो मेरे साथ जो मेरे बॉस थे उन्होंने मुझसे बोला कि अरे वहां अंदर तो नहीं कोई ढूंढ रहे हो। तो मैंने ढूंढ तो रहा लेकिन वहां तो ताला बंद है, लेकिन पता नहीं क्या है उसके अंदर। अरे ताला बंद नहीं, वो सिर्फ किसी ने अटका के कोई चला गया वहां पे। और जब ताला यूं खोला, जैसे गेट खोल के दरवाजा यूं खोला है, तो सामने बिल्कुल वही दृश्य जो मैंने देखा हुआ था। मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मैं नहीं देख सकता था, गुरुजी वहां मेरे को ना भेजते। इन सब चीजों से थोड़ा समझ में आया कि एक गुरु का क्या महत्व होता है इन सब चीजों में। अब जब वहां पर ये चीजें देख ली, देखने के बाद जब मैं वापस आया हूं गुरुजी के पास, तब उन्होंने मुझे एक नाम दिया है। वो नाम नहीं ले सकता, पूजा में ही लिया जाता है।
तो आजकल गुरु आप देख रहे हो नाम दे देते हैं, कुछ ऐसे नाम नहीं दिए जाते हैं। आप पहले फर्स्ट क्लास पास होनी चाहिए, तभी आप सेकंड क्लास के लिए एलिजिबल होते हैं वहां पर। तो हाँ, जैसे आपने पूछा था कि क्या क्या टफ मार्ग आ जाता है और कितना आप परेशान होते हैं इन सब चीजों को लेके, तंत्र मार्ग किस तरीके से आप आगे बढ़ते हैं, बहुत परेशानियां आती हैं। लेकिन जैसे आपने पूछा कि मैं मतलब इंजीनियरिंग और क्या कहते हैं तांत्रिक मार्ग को सेम कैसे, तो ये टोटल कैलकुलेशन है, आप भी सीख सकते हैं। बल्कि इवन अगर मुझे देश का पीएम बना दिया जाए, जो बनना मुझे नहीं है, देश का पीएम अगर मुझे बना दिया जाए, तो मैं इसकी एजुकेशन क्लासेस ओपन करा सकता हूं। जैसे मैं अभी जल्दी फाउंडेशन ओपन करने वाला हूं, तो उसमें जो है मैं सिर्फ तंत्र क्रिया ही लोगों को सिखाऊंगा कि तंत्र क्रिया प्रॉपर तरीके से, पढ़ाई के तरीके से कैसे सिखाई जाती है। क्योंकि तंत्र में ज्यादातर लोग सोचते हैं अरे ये कुछ नहीं कर पाए तो ये तांत्रिक है, मतलब ये अनपढ़ जाहिल है, मसाला दारू पीने वाले होंगे, इस चक्कर में तांत्रिक है। तंत्र पढ़ाई का ही एक तरीका है। जो किताबें हमारी चोरी हो गई, जैसे आपने सुना होगा अंग्रेजी किताबें लेकर चले गए, तो ऐसी कोई चिड़िया चोरी करके नहीं ले गए थे हमारे दोस्त, वो किताब ही लेकर गए थे हमारे यहाँ। सोसाइटी में तंत्र को लेके काफी मिथ है। हाँ, इसका आप रियल मिथ एक्चुअली क्या है कि देखिए कि एक नानी एक कहावत कहती थी, दो कहावत कहती थी, बड़ी अच्छी मतलब मुझे लगती थी। एक तो पहला था कि सारी कुतिया काशी चली जाएंगी तो पत्तल कौन चाटेगा, ये मेरी नानी बोलती थी। तो आदमी के अंदर क्यूरियोसिटी तो करना नहीं चाहता वो कुछ, ठीक। मिथ तो बहुत बाद, मिथ तो तब आएगा जब हमने कुछ किया और कर नहीं पाए, ठीक। पहला तो ये। दूसरा मिथ इसलिए है कि तंत्र में इनिशिएट होता है इंसान, लेकिन पूरा नहीं करता। जैसे मान लीजिए कि इंजीनियरिंग में आपने एडमिशन ले लिया, एडमिशन आप डोनेशन देके भी ले सकते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग पास करके अगर आप निकले नहीं तो आप इंजीनियर नहीं कहलाएंगे, तब तक आप ईआर नहीं लगा सकते। तो तंत्र को जिन्होंने बदनाम किया है, उनका क्या है कि उनको भोग ही दिखा और कुछ नहीं दिखा तंत्र में, और वो वहां तक पहुंचे नहीं, उन सिद्धियों तक पहुंचे नहीं। जैसे वही कुल्हाड़ी वाली आपको स्टोरी सुनाई, तो उनको जब सोने की कुल्हाड़ी दी गई तो वो वहीं से वापस आ गए, उन्होंने वहीं की कहानी जब तक कि वो तंत्र को सही तरीके से मार्केट के सामने कोई लाया ही नहीं आज तक कि तंत्र है क्या। तंत्र को आदमी षटकर्म के नाम से जानता है, जिसको कहा जाता है वशीकरण, मारण, उच्चाटन, यही कहा जाता है। तो तंत्र को बदनाम करने वाली तीन चीजें। अच्छा, जरूरी ये भी था, वशीकरण भी जरूरी है, मारण भी जरूरी है, उच्चाटन भी जरूरी है, लेकिन बहुत डीप में और बहुत पहले नहीं जाएंगे इन चीज को बताने के लिए। अगर इन तीन चीजों को बहुत छोटे एग्जांपल की बात करी जाए, तो पहले ट्रेन नहीं चलती थी, बस नहीं होती थी। तो एक आदमी शादी करने के बाद कमाने के लिए, एक बच्चा हो गया, कमाने के लिए वो चला जाता था, मान लीजिए कि यूपी से गुजरात चला गया, गुजरात से लौटने के लिए क्योंकि पैदल जाता था, वापसी आने का इतना वो नहीं था कि इतनी जल्दी वापस वो नहीं आ सकता। अब पत्नी को याद आ रही है पति की, तो करें क्या भाई, कैसे बुलाएं उनको, तो सिलबट्टे पे कुछ तंत्र कर देती थी वो। तो पति के दिल में ऐसी चीजें हो जाती थी कि वो पत्नी के बगैर रह नहीं पा रहा था, कि अब उसको समुद्र पे भी दौड़ा दो तो पत्नी के पास जाना है। तो इसको वशीकरण कहा जाता था, ठीक। उच्चाटन होता था, अब पति चूंकि 10 साल बाहर रह के आए और लौट कर आए तो पता लगा भाई किसी और के चक्कर में लग गए वो, तो पत्नियां लड़ती ही नहीं थी, उनको उच्चाटन करना आता था, उनको सिर्फ नाम पता चल जाता था, उसी सिलबट्टे में वो दूसरा काम कर देती थी, तो वो उच्चाटन हो गया, उससे मन उसका उस पति का उचट जाता था वहां पर। फिर राजा महाराजाओं की बात कर ले, आपने देखा होगा कि बहुत सारे राजा महाराजा लड़ाई के लिए जाते थे, तो रानियां क्या करती थी उस समय, छोटी मोटी स्टोरी में दिखाया गया, पूजा पाठ करती थी। पूजा पाठ नहीं करती, वो तंत्र करती थी। वो तंत्र करती थी अदर पार्टी के लिए, जिसका तंत्र सही बैठ जाता, उस तंत्र में मारण करती थी दूसरे राजा के लिए, कि जिससे लड़ाई हो रही हो, मारण क्रिया, रानियां घर पे मारण क्रिया कर रही होती है, राजा तलवार लड़ रहे होते थे वहां पे। तो ये सारा ही इंजीनियरिंग बेस है, हर जगह इंजीनियरिंग लगती थी। तो ये तंत्र वाकई में वर्क करता है, 100% करता है। लेकिन तांत्रिक हो आपके सामने, तांत्रिक नहीं, षटकर्मी है। षटकर्मी में छोटे छोटे, जैसे कहा जाता है कि इनके घर में ये करवा दिया, इनके घर में वो करवा दिया, ये प्रेत सिद्धि से काम कराया जाता है। जैसा आपको पता होगा, आपने मूवी देखी होगी, शैतान मूवी आई थी अभी। शैतान मूवी में आपने देखा होगा एक सीन था कि आर माधवन, अजय देवगन और अजय देवगन की बेटी, ये 3 लोग थे, और अजय देवगन स्टार्टिंग में लड़ाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है कि बेचारे कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि वो बेटी से जो कराना चाह रहा था वो बंदा वहां बैठे करवा रहा था। तो अब देखिए, एक दर्शक के तरीके से हम देखें तो हम सोच रहे हैं कि ये लड़की ने क्या कर रही है, मतलब कैसे कर दे रहा है, ये रिमोट पे कैसे चल रही है यहाँ पर। लेकिन ये प्रेत सिद्धि से चीजें कराई जाती हैं। प्रेत सिद्धि में क्या होता है कि एक बच्चे की आत्मा को पहले वश में किया गया चॉकलेट के माध्यम से। चॉकलेट, बताशा, लौंग बोला गया, हम तुम्हें बताशे देंगे, क्योंकि देखिए एक छोटे से बच्चे को तो आप ये बोल देंगे बताशा देंगे, वो उसके लिए भी हाँ पापा पापा मम्मी मम्मी करने लगेगा। तो बताशे और लौंग के माध्यम से उसको सिद्ध किया जाता है कि तुम मेरा एक काम करो, हम तुम्हें 4 बताशे खिलाएंगे।
उस बच्चे को ये कहा जाता है कि इस शरीर में जाओ और शरीर में ये काम करो। अब जो लड़की वो कुछ काम नहीं कर रही थी, लड़की का सिर्फ शरीर था वहां पे, सारा काम जो कर रही था वो प्रेत कर रहा था। प्रेत वहां कपड़े भी फाड़ सकता है बीच चौराहे पे लड़की के, वो उस और अपने पिता को मार भी खिलवा सकता है, वो ये भी करवा सकता है कि गर्दन पे चाकू चला दे, वो कुछ भी करवा सकता है वहां पे। ये प्रेत सिद्धि होती, ये गंदे काम है। क्योंकि प्रेत सिद्धि से जब ये काम कराया जाता तो जो गुरु, पहले तो जल्दी अभी दीक्षा दी नहीं जाती है, जो गुरु दीक्षा देते हैं बोलते हैं गलत चीजों के लिए आप इसको यूज नहीं करेंगे, और जिनको जो भी प्रेत सिद्ध करते हैं वो प्रेत मरने से पहले किसी और को ट्रांसफर करना होता है। अगर नहीं करेंगे तो आप वैसे ही खत्म, वो प्रेत लास्ट में आपको खा जाएगा। तो प्रेत, जो प्रेत सिद्धियां होती है बड़ा बच के रहना चाहिए। तो जो गंदगी मचा के रखी है प्रेत लोगों ने मचा के रखी है। और कुछ मुस्लिम हैं जो मतलब वो दुआ ताबीज करके, इनके यहाँ एक किताब होती है रूहानी किताब कहा जाता है, रूहानी किताब के नुस्खे डाल देते हैं उसके अंदर लिख लिख के, और उससे काम करवा देते हैं। ये भी घर में दबाने के लिए कुछ चीजें देते हैं कि घर में जाइएगा सोफे के नीचे दबा दीजिए, भारी सामान के नीचे चीजें दबा दीजिए, शाम के टाइम पे, संध्या के समय पे चीजें दबा दीजिए। ये पहला आप ही का वशीकरण करते हैं कि आपको लगे ही ना कि आपका काम नहीं किया हमने, आप लौट कर आएंगे और चीजें यहाँ पर होती रहेंगी। तो ऐसे एक नहीं हजारों लोग हैं कि इस तरह के गड़बड़ यहाँ पर कर रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड है ये। मुझे इससे रोकने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन समय की सीमा को देखते हुए हमें इसे यही विराम देना होगा। बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए यहाँ और आपने अपना टाइम हमें दिया जी, बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारी बातचीत प्रभात सिंह जी से। इसका दूसरा एपिसोड भी हम बहुत जल्द लेकर आएंगे, तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और देखते रहिए द आर्ट ऑफ बिकमिंग।